बिना पढ़े बायोलॉजी में करें टॉप। अगर आपकी बायोलॉजी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंप्लीट वीडियो को देखें, आप बिना पढ़े भी बायोलॉजी में टॉप मार्क लेकर आओगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको बायोलॉजी की ऐसी क्लास कराने वाला हूं, आप बिना पढ़े भी बायोलॉजी में टॉप स्कोर लेकर आएंगे। लास्ट ईयर भी इस टेक्निक का यूज करके हमने लाखों स्टूडेंट को बायोलॉजी में टॉप मार्क दिलाए हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। 23 फरवरी को यूपी बोर्ड बायोलॉजी का एग्जाम है। ये वीडियो केवल यूपी बोर्ड के लिए ही नहीं है, सभी उन बोर्ड के लिए है जो एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपकी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आपको मैं बिना पढ़े भी, बिना तैयारी के भी टॉप मार्क दिला दूंगा। और टॉपर स्टूडेंट के लिए भी लगातार हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसको देखें और टॉप करें। हमने सभी उन क्वेश्चन को कवर किया हुआ है जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। यहाँ पे आपको किसी बुक की, किसी नोट्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना पढ़े शानदार स्कोर लेकर आएंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन से ही आंसर निकलवाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हम देखने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। तो अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। पहले हम बात करेंगे चैप्टर जनन स्वास्थ्य की। तो यहाँ पे उसने बोला है जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। आप देखो इसका आंसर कैसे निकालना है हमें। जनसंख्या का मीन्स, जनसंख्या विस्फोट का मीन्स होता है तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। तो कहने का मीन्स ये है, हमारे क्वेश्चन ने ही आंसर बता दिया। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। ठीक है, अब हम देखो इसी से आंसर निकाल देंगे। हेडिंग डालेंगे जनसंख्या विस्फोट। अब लिखेंगे हम, हमारे देश में हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। हमें अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो हम पर बहुत ही बुरा प्रभाव इसका होने वाला है। जनसंख्या का बढ़ना बहुत ही नुकसानदायक हमारे लिए हो सकता है, इसीलिए जनसंख्या को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाना चाहिए। जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। देखो ये नॉर्मल सी बातें होती हैं, ये क्या होती है, ये नॉर्मल सी बातें होती हैं और इनको आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है जैसे मैं बता रहा हूं। कुछ भी याद यहाँ पे नहीं करना है, मैं पूरी बुक के ऐसे ही आंसर निकलवाने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्या है, हमें सबको पता है कि जनसंख्या बढ़ने से कितने ज्यादा यहाँ पे लॉस हो सकते हैं, है? तो आपको यहाँ पे बिना पढ़े मेरी टेक्नोलॉजी का यूज करके आंसर निकालने हैं। फिर आगे बोला है उनने क्या, जन्म नियंत्रण। जन्म का मीन्स तो जन्म हो गया और नियंत्रण का मीन्स होता है कंट्रोल करना। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाली आपने जन्म नियंत्रण। हेडिंग डाली, हम लिखेंगे कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हमें इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारी जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो हमें आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से हमें बेरोजगारी की समस्या हो रही है और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। फिर आपको लिख देना है जन्म नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। बस जन्म नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। फिर आपको पहला हेडिंग डालना है यहाँ पे कंडोम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कंडोम है, यहाँ पे नसबंदी है, यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली है, ये सब जानते हैं। तो पहले हेडिंग डालनी है आपको कंडोम। यहाँ पे लिखना है स्त्रियों को और पुरुषों को कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हम अपनी जनसंख्या पे नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण करने का ये बहुत ही मुख्य उपाय है। तो ऐसे ही आप बना बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको कौन नहीं जानता, तो यहाँ पे मैं ऐसे आंसर निकलवाने वाला हूँ, आप बिना पढ़े उसको लिख देंगे, बात खत्म। फिर आता है इसी तरह से नसबंदी। तो नसबंदी में क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई पुरुषों को और स्त्रियों को नसबंदी करानी चाहिए। नसबंदी कराने से हमारी जनसंख्या पे नियंत्रण होता है।
नसबंदी जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत ही मुख्य उपाय है। इसको स्त्री व पुरुषों को अपनाना चाहिए, जिससे हमारी जनसंख्या कंट्रोल में आएगी। सिंपल सी बात है, इसी तरह से आपको बना बना के यहाँ पे लिख देना है। ये होती है टेक्नोलॉजी। एक वर्ड हमें पता है, फिर हम उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल के यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बातें बताने वाला हूँ जो आपको पता है। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने बातें बोली हैं, कौन सी बात ऐसी है जो तुमको पता नहीं है? बस आपको ये पता नहीं था कि आंसर ऐसे भी दिया जा सकता है। बात खत्म। फिर आता है गर्भ निरोधक गोलियां। तो आपको लिख देना सी बात है, महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से जनसंख्या पर बहुत ही अच्छे से नियंत्रण किया जा सकता है। ये महिलाओं के लिए जन्म नियंत्रण की बहुत ही मुख्य विधि है। इस विधि से बहुत ही अच्छे से हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। बना बना के लिख देना, सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको करना है, यहां से आंसर निकालना है, यहां से आंसर निकालना है, और अपनी जो जनरल लाइफ की बातें होती हैं उसको लिख देना है, बात खत्म। ये होती है हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं एजुकेशन के, तो आपको पता है कि एक ही बात के 1000 टाइप से आंसर दिए जा सकते हैं। तो उसमें से एक टाइप ये है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। आगे आता है भारत में परिवार। परिवार का मीन्स परिवार नियोजन का मीन्स होता है लिमिटेड। लिमिटेड लिमिटेड तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भारत में भाई परिवार लिमिटेड की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पे भारत में परिवार लिमिटेड क्यों रखना चाहिए, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए, ये उसने पूछा है। अब आपको पता है भाई, यहाँ पे भारत में जनसंख्या बढ़ने से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, बेरोजगारी कितनी ज्यादा हो रही है, और अब तो अपना देश चाइना से भी आगे, फर्स्ट नंबर पे अपना देश है। तो ये बातें सबको नॉर्मल पता है, तो दिक्कत क्या आ रही है? बस अर्थ निकालो यहाँ पे और लिख दो। यहाँ पे देखो, परिवार का मीन्स परिवार और नियोजन का मीन्स लिमिटेड है। परिवार को लिमिटेड रखने की आवश्यकता क्यों है भारत में? हेडिंग डाली हमने, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता। अब लिखेंगे हम, भारत में जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के बढ़ने से हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। बेरोजगारी के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि से हो रही है। इसीलिए भारत में परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। अगर परिवार नियोजन नहीं हुआ तो इसी तरह से हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती रहेगी, परेशानियां बढ़ती रहेंगी, और एक दिन हमारा देश बहुत नीचे आ जाएगा। इसीलिए भारत में परिवार नियोजन करना बहुत आवश्यक है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हमें मुख्यतः फोकस करना चाहिए। तो ऐसे लिखना बना के, भाई इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? छुट्टी। यहाँ पे इसकी विधियां ये लिख देना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जन्म नियंत्रण, ठीक है, से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आना है आपको ये लिख देना है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। आगे हम बात करें यहाँ पे भाई चिकित्सीय सहगर्भता समापन। देखो आंसर कैसे निकालना है। चिकित्सा सबको पता होता है, सहगर्भता का गर्भ उठा लो, गर्भ, और समापन का मीन्स होता है समाप्त करना, समाप्त करना। तो देखो क्वेश्चन ने ही आंसर बता दिया। यहाँ पे आपको किसकी बात बतानी है? चिकित्सा से गर्भ को समाप्त करना, इसकी बात बतानी है यहाँ पे आपको। तो आपको हेडिंग डाल देनी है यहाँ पे चिकित्सीय सहगर्भता समापन। आपको लिख देना है कि चिकित्सा से गर्भ को समाप्त किया जाना ही चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहलाता है। भारत में चिकित्सीय सहगर्भता समापन बहुत तेजी से हो रहा है। इससे बहुत सारे गर्भ को समाप्त किया जा रहा है। चिकित्सीय सहगर्भता समापन कानूनी अपराध है, क्योंकि इससे लड़कियों की भ्रूण में ही हत्या की जा रही है। देखो ऐसा होता है ना, जैसे माँ बाप है और मान लो किसी माता के गर्भ में लड़की है और उसे लड़की की चाहत है, तो वो क्या करेगा? इसी बात है, गर्भ में ही उसको समाप्त करा देगा, लड़की को करा देगा। ये नॉर्मल आपको पता है ना, वही तो लिख रहे हैं यहाँ पे कि भाई क्या है, चिकित्सीय सहगर्भता समापन कानूनी अपराध है, क्योंकि इसका उपयोग करके माता पिता गर्भ में ही लड़की की हत्या करा देते हैं। ये कानूनी अपराध है, इसे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हमारे देश में लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जाएगी, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि चिकित्सीय सहगर्भता समापन लड़कियों की भ्रूण हत्या के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कुछ कंडीशन में
हम इसको करा सकते हैं आगे, ऐसे बना बना के लिखना है। तो ये बात किसको नहीं पता थी, देखो ये बात किसको नहीं पता थी, ये बात किसको नहीं पता है, ये बात किसको नहीं पता है, सबको पता है ये बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ही हम लिख सकते हैं, बात खत्म। फिर आता है देखो सहायक जनन तकनीकी। इसका मतलब क्या निकल गया है, इसका मतलब निकल गया है ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है, सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। आंसर यहीं से निकल रहा है, तो आपको हेडिंग डालनी है सहायक जनन तकनीकी। तो लिख देना है ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है, सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। अब देखो यहाँ पे होता कैसे इसका यूज, जैसे किसी के बच्चे नहीं होते, जैसे मान लो किसी पुरुष में कोई कमी है, शुक्राणु नहीं बन पा रही है, तो बच्चा नहीं होगा। मान लो कोई माता है, उनके अंदर क्या नहीं हो पा रहे, उनके अंदर भाई अंडाणु नहीं बन पा रहे, तो बच्चा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशनों में इसका यूज करके बच्चा कराते हैं, ठीक है। इसी को सहायक जनन तकनीकी कहते हैं, क्योंकि जनन में सहायता करती है। सिंपल सी बात है, मॉडर्न जमाना है, ये चीज चल रही है और सबको पता भी है, सी बात है। तो हमने लिख दिया भाई क्या, सहायक जनन तकनीकी, हेडिंग डाली, हमने लिख दिया ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायता करती है, सहायक जनन तकनीकी कहलाती है। इस तकनीकी की सहायता से जब स्त्री और पुरुषों में बच्चे नहीं होते हैं, तो इसकी सहायता लेकर हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी है, इससे हम बच्चों को पैदा करा सकते हैं। सिंपल में आपको बना बना के लिख देना है फिर आगे। तो ऐसा होता है ये टेक्नोलॉजी। अब उसके बाद आया है, उसने पूछा है भाई वध्य, वध्य का मतलब जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे, दंपतियों मतलब वही हस्बैंड वाइफ को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां लिखनी। तो आपको डाल देनी है हेडिंग भाई वध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां, ऐसे करके डाल देनी विधियां और फिर लिख देना है अंडाणु को गर्भाशय में डालकर। देखो क्या होगा, यहाँ पे हेडिंग डाल देनी है अंडाणु को गर्भाशय में डालकर। ऐसा होता है देखो किसी लेडीज में अंडाणु नहीं बन पा रहा, मीन्स अंडा नहीं बन पा रहा, तो हम क्या करते हैं बाहर से अंडा लेते हैं और उसके गर्भाशय में डाल देते हैं, बच्चा हो जाता है। किसी पुरुष में शुक्राणु नहीं बन पा रहे, तो बाहर से बीरे लेंगे उसमें डाल देंगे, जैसे नॉर्मली गाय भैंसों में सीमेंट लगाते हैं, सेम कंडीशन ऐसी होती है। सिंपल, ये सबको पता है, हम लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले हेडिंग डाल के अंडाणु को गर्भाशय में डालना, हम लिख देंगे जब किसी स्त्री में अंडाणु नहीं बनता है तो हम बाहर से लेकर उसके गर्भाशय में अंडाणु को डाल देते हैं, इससे उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, इससे हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसी को हम सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। ऐसा बना बना के लिख देना, सी बात है, जो नॉर्मल सबको पता होती है। फिर आता है वीर्य सेचन। अगर वीर्य सेचन याद ना रहे तो आप बोल देंगे स्त्री योनि में वीर्य डालकर। ये तो सिंपल बात है, सबको पता होती है। अब लिख देंगे कि जब पुरुष में शुक्राणु नहीं बन पाते हैं तो हम बाहर से वीर्य को लेकर स्त्री की योनि में डाल देते हैं, इससे स्त्री में बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस तरह से हम सहायक जनन तकनीकी की सहायता से बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे बना के आपको लिख देना। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। क्या करना पड़ा आपको, सब कुछ आपको पता है, बस ये नहीं पता था कि आंसर ऐसे भी दिए जा सकते हैं, और इस तरह से वर्ड का मीन्स निकालना वो मैं करा रहा हूं, नो टेंशन। आगे आता है देखो यहाँ पे संक्रामक, संक्रामक सा और सा से सात, सात आप समझे यहाँ पे। जैसे एक इंसान को रोग है, अगर उसके कोई पास आया, उसके कोई साथ आया, उसे भी हो गया, तो इसी को बोलते हैं संक्रामक। इसका मतलब साथ वाले को संक्रामक रोग हो जाएगा, तभी हम बोल रहे हो सा से सात और सा से संक्रामक। तो हम लिख सकते हैं संक्रामक, हेडिंग डाल के क्या, संक्रामक रोग। तो हम लिख देंगे भाई ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। बिल्कुल सिंपल लिखना, तो ऐसे लिख दो कि भाई ऐसे रोग जो साथ वाले व्यक्ति को हो जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। फिर डाल देनी है हेडिंग असंक्रामक। तो इसमें लिख देना है ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते हैं, या बिल्कुल सिंपल लिख दो कि ऐसे रोग जो साथ वाले व्यक्ति को नहीं होते हैं असंक्रामक रोग कहलाते हैं। इसका उल्टा होता है। फिर पूछता है यहाँ पे कि भाई प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए और यहाँ पे लक्षण और कारक रोकथाम लिखिए। तो मैंने सिंपल दिया है, संक्रामक के फ्लू और जुकाम सबको पता होता है, और असंक्रामक के कैंसर और मधुमेह, और मधुमेह नहीं भी जानते तो शुगर सब जानते हैं, ब्लड शुगर जो होता है। तो ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी आप बिना पढ़े आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको रोग दे दिया, जैसे टाइफाइड दे दिया आपको, मलेरिया दे दिया आपको, कैंसर दे दिया आपको, तो पूछेगा क्या पूछेगा, देखो वहां पे पूछेगा लक्षण, कारक और रोकथाम। तो अगर आपको नहीं भी पता तो आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे आप कारक, कारक मीन्स किस कारण से हो रहा है,
फिर लक्षण, लक्षण क्या क्या आते हैं इससे, और फिर रोकथाम। तो किसी का भी आप आंसर लिख सकते हैं। देखो कारक, रोग होगा रोगाणु से, रोग किससे होगा भाई, रोगाणु से होगा। रोगाणु का मतलब होता है रोग करने वाला। तो कारक में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो भी आपको दिया हुआ है, कोई भी बीमारी दी हुई है, अगर याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं होता तो मेरे स्टाइल से लिख दो। आप लिख देंगे कि ये रोग रोगाणुओं से होता है, रोगाणुओं के कारण ये हमारे शरीर में रोग आ जाता है, ये रोगाणु हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी में ये रोग फैल जाता है। तो इस तरह से बना बना के आपको लिख देना है रोगाणु के अकॉर्डिंग। लक्षण, देखो लक्षण, जब कोई भी रोग होगा तो वीकनेस आएगी, शरीर में क्या होगा, प्रॉब्लमें आएंगी, दिमाग भारी रहेगा, तो इस तरह से बुखार भी आएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे लक्षण में कि भाई इस रोग के होने से हमारे शरीर में कमजोरी आती है, हमें बुखार आता है, हमारे बॉडी में वीकनेस आ जाती है, और इस वीकनेस की वजह से, इस कमजोरी की वजह से हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर पाता है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लमें इससे होती है। तो ऐसे बना बना के आपको लिख देना है। आपको पता है भाई कोई भी बीमारी होगी तो वीकनेस, कमजोरी और चक्कर आना, सर में दर्द होना, बुखार आना नॉर्मल सी बात है, वो लिख देंगे। रोकथाम, रोकथाम में लिख देंगे कि भाई हमें ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जिन्हें ये रोग हो, या हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ये रोग फैलते हैं। तो हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहाँ पे इसके रोगाणु पाए जाते हैं। ऐसे सिंपल में आप बना के किसी का भी लिख सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इसका ओनली कारक क्या होता है, और नहीं देखना चाहें तो अपना ये टेक्निक है, बात खत्म। फिर आता है व्यसन। व्यसन से आप क्या समझते हैं, तो व्यसन का मतलब होता है नशे की आदत पड़ना, इसकी नशे की आदत। अब एक बात बताइए आप, नशे की आदत खराब होती है, किसको नहीं पता है, नशे की आदत नुकसान देती है, किसको नहीं पता है, नशे की आदत से लाइफ खराब होती है, किसको नहीं पता है, सबको पता है ना। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, अर्थ मैं बता रही हूँ क्या है, पता आपको है ये सब कुछ। तो क्या लिखेंगे, व्यसन से आप क्या समझते हैं, हेडिंग डालिए व्यसन, लिख देंगे व्यसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, व्यसन हमारी जिंदगी को तबाह कर देता है, व्यसन से हमें दूर रहना चाहिए। व्यसन की अगर हमें आदत हो जाती है तो वो छुटती नहीं है, सबको पता है नशे की आदत होती है, छुटती नहीं है। तो इसी तरह से बना बना के लिख देना, सीधी बात है, ये बहुत ही हानिकारक है, इससे हमारा शरीर बेकार हो जाता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, हमारे बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर पाते। तो नॉर्मल सी बात है, नशे की आदत से कितनी प्रॉब्लम होती है सबको पता होती है, वही लिखनी है, मतलब मैं बता रही हूँ। व्यसन का मीन्स नशे की आदत पड़ना, बात खत्म। फिर आता है प्रमुख नशीले पदार्थ के नाम और उनके प्रभाव का वर्णन। तो यहाँ पे हम दो ले लेंगे, एक शराब ले लेंगे, क्या ले लेंगे, शराब ले लेंगे भाई, और एक ले लेंगे यहाँ पे ड्रग। अब देखो यहाँ पे किसको नहीं पता कि शराब नुकसान देती है, किसको नहीं पता कि शराब से लीवर खराब होता है, सबको पता है। तो डालेंगे हेडिंग शराब, लिखेंगे फिर यहाँ पे शराब हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, शराब का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। शराब ज्यादा पीने से हमारा लीवर खराब हो जाता है, लीवर खराब होने से हमारी बॉडी में और बहुत सारी प्रॉब्लमें, रोग बीमारियां उत्पन्न होती है। इन रोग बीमारियों को उत्पन्न होने से हमारा शरीर खराब हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए शराब नहीं पीनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये सब बातें आपको पता है, सीधी सी बात है। फिर आगे आता है ड्रग्स। ड्रग्स में क्या लिखना है, ड्रग्स का सबको पता है भाई, ड्रग्स ज्यादा लेते हैं दिमाग काम नहीं करता उसमें, सीधी सी बात है, वो नुकसान देता है हमारी बॉडी को, सबको पता है, सीधी सी बात है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे, ड्रग्स हेडिंग डाल के लिख देंगे। ड्रग्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, ज्यादा ड्रग्स लेने से हमारे माइंड की, मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता खराब हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता खराब होने से हम अपने कार्य को सही से नहीं कर पाते, जब हम अपने कार्य को सही से नहीं कर पाते तो हमारी लाइफ खराब हो जाती है, हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इस तरह से आप बना के इसको लिख सकते हैं, सिंपल। तो सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि करना कैसे है, एक एक बात आपको पता है ये। फिर आता है प्रतिरक्षा तंत्र। देखो पृथ्वी का उठा लो, यहाँ पे पृथ्वी को छोड़ दो, रक्षा उठा लो, तंत्र सिस्टम सब जानते हैं आज की डेट में, सिस्टम किसका कैसा सिस्टम चल रहा है। होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रक्षा करने वाला सिस्टम होता है, रक्षा करने वाला सिस्टम होता है। देखो कैसा होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई भी
रोग बीमारी पैदा करने वाला कोई रोगाणु जाता है, तो हमारे अंदर हमारी बॉडी में उस रोगाणु से रक्षा करने के लिए एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब रक्षा करने वाला तंत्र होता है। सीधी सी बात है, तो हम लिख देंगे हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करने के लिए एक तंत्र होता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र हमें रोग बीमारी से बचाता है। अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र खराब होगा तो ये रोग बीमारियों से हमें नहीं बचा पाएगा, और रोग बीमारियों से हमें नहीं बचा पाएगा तो हमारे शरीर में नई नई तरह की रोग बीमारियां उत्पन्न होंगी, जिससे हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम सही से अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसीलिए अच्छे प्रतिरक्षा तंत्र का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये बातें जो मैंने बताई किसको नहीं पता, सबको पता है, तो ऐसे नॉर्मली लिखना आपको बिना कुछ किए। अब देखो टीकाकरण, टीकाकरण सबको पता है, टीकाकरण सबको पता है, आप सबको पता है कि भाई किसी भी बीमारी के लिए, रोग के लिए टीका लगवाया जाता है। जब वो टीका लग जाता है तो वो बीमारी कभी नहीं होती आपको, ये सबको पता है ना, पता है, बात खत्म। फिर हम हेडिंग डालेंगे टीकाकरण, डालेंगे कि भाई टीकाकरण हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, टीकाकरण हमें आवश्यक रूप से कराना चाहिए, क्योंकि जब टीकाकरण होता है तो उससे संबंधित बीमारी हमें कभी भी नहीं होती है। तो टीकाकरण हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अलग अलग बीमारियों के लिए फिर तो बना के लिखना आपको, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह से टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण रोग बीमारियों से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। इस तरह से आपको यहाँ पे बना के लिखना, सी बात है। फिर उसके बाद आता है, देखो रक्षा का मीन्स, प्रतिरक्षा में से रक्षा निकाल लो तो रक्षा हो गया, सहज का मीन्स आसानी से, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रक्षा जो हमें आसानी से मिल जाती है, तो क्या बोलते हैं, सहज प्रतिरक्षा। अब एक बात बताइए, सबसे ज्यादा आसानी से कौन सी चीज मिलती है आपको, जब आप पैदा हुए और पैदा होने के साथ ही वो आपको चीज मिल गई, तो उससे ज्यादा आसानी से तो हो ही नहीं सकता। दुनिया में आके आप कोई भी चीज लेंगे तो उसके लिए खरीदना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। जैसे आंखें मिली है, पैदा होके मिली है, सहज में मिल गई, कौन सा हमें कुछ करना पड़ा, कान मिले हैं, और भी बॉडी के पार्ट मिले हैं, तो ये आसानी से मिले हैं। कहने का मीन्स ये है यहाँ पे, सहज का मीन्स आसानी से मिलने वाली रक्षा, और आसानी से कब रक्षा मिलती है, कब कोई चीज आसानी से मिलती है, जब हम पैदा होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सहज प्रतिरक्षा हेडिंग डालकर, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से मिलती है, सहज तो जन्म से मिल सकती है, कि ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म से मिलती है सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। फिर आगे तो आपको बना बना के लिखना है। सहज प्रतिरक्षा हमें रोग बीमारी से बचाती है, इससे हमारे शरीर में रोग बीमारियां नहीं होती है, रोग बीमारियों के नहीं होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम अच्छी लाइफ जी पाते हैं और अपने कार्य को अच्छे से कर पाते हैं। बस हमें तो ये पता है कि भाई ये जो रक्षा है ये हमारी रोग बीमारियों से हमारी रक्षा करती है और रोगों से हमारे शरीर को बचाती है, बस इतना ही तो पता है हमें, बाकी तो हम अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, सीधी बात है। तो ऐसे यहाँ पे लिखना होता है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। फिर आता है सहज प्रतिरक्षा में कितने प्रकार के रोध होते हैं। फिर आपको बताना है कि भाई यहाँ पे इसके रोध, तो कैसे लिखना है आपको, पहले लिखना है आपको त्वचा, हेडिंग डाल के, पहले तो आपको लिखना है सहज प्रतिरक्षा के रोध, इतनी हेडिंग डाल देंगे, फिर लिखना है यहाँ पे लिखना है कि सहज प्रतिरक्षा के निम्नलिखित रोध होते हैं। पहले डालना है त्वचा, त्वचा देखो त्वचा है अपनी, त्वचा हमें रोगाणु से बचाती है, सीधी बात है। त्वचा नहीं होती तो जितने भी बाहर के रोगाणु शरीर में अंदर घुस जाते, रोग बीमारी कर देते, करते कि नहीं करते। तो हमें त्वचा हेडिंग डाल के लिख देना है कि त्वचा हमारे शरीर को रोग बीमारी से बचाती है। यह हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण सेहत प्रतिरक्षा है। ये नहीं होती तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोगाणु अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें नई नई तरह की बीमारियां होती। तो ऐसे बना के आपको लिख देना है। फिर आता है दूसरा हेडिंग डालना है आपको आंखों के आंसू, तो आपको लिख देना है हमारी आंखों के आंसू हमें रोग बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि जब हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं तो ये रोगाणुओं को मार देते हैं, जिससे हमें रोग बीमारियां नहीं होती। इस तरह से बना के लिखना है भाई, बात खत्म। फिर आता है मुंह में लार, तो आपको लिखना है मुंह में लार भी हमारी महत्वपूर्ण सहज प्रतिरक्षा है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो रोगाणु होते हैं, लार उन रोगाणुओं को मार देती है। रोगाणुओं के मरने से हमारे शरीर में रोग बीमारी नहीं फैलती। तो ये नॉर्मल सी बातें भाई, सबको पता है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो। जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आपको आंसर निकाल दे रहे हैं।
हमारे यहाँ पे 2 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो गए यहाँ पे? 2 चैप्टर हो गए अपने, और हमने कुछ भी याद नहीं किया, बात खत्म। अब देखो तीसरा चैप्टर है मानव कल्याण में सूची। यहाँ पे देखो क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध। यहाँ पे मानव का मीन्स तो मानव, कल्याण का मीन्स होता है ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट। और सूक्ष्म जीव मीन्स, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे जीव, छोटे जीव। इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, एक तो होते हैं बड़े जीव जैसे अपने बड़े जीव, एक होते हैं आपने देखा बहुत छोटे छोटे जीव जो आंखों से भी नहीं दिखते, ऐसे भी जीव होते हैं। तो उनकी बात चली, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, कुछ दिखते हैं आंखों से कुछ नहीं दिखते, तो बहुत छोटे छोटे जीव भी होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की बात चल रही है, मतलब छोटे छोटे जीवों की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खुद बता रहा है कि भाई मानव की ग्रोथ में छोटे जीवों की क्या भूमिका है, भूमिका मतलब योगदान क्या है, कैसे ये मानव के ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन ने ही हमें बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या करना है, हमें साफ साफ बता दिया कि आप बताओ भाई मानव का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें छोटे जीव क्या योगदान कर रहे हैं, क्या भूमिका निभा रहे हैं, सीधी बात है। तो हम हेडिंग डालेंगे भाई मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, हेडिंग डाली, हमें आंसर तो इससे निकालना है। तो हम लिख देंगे कि सूक्ष्म जीव मानव के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो मानव का कल्याण नहीं हो पाता, मानव के कल्याण में बाधा मीन्स रुकावट, रुकावट आ जाती है। इसीलिए मानव के कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव अति आवश्यक है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से मानव का कल्याण कर रहे हैं। ऐसे करके बना के लिख देना, सिंपल सी बात है। आंसर निकालने की टेक्निक सीखनी है मुझसे आपको, जैसे मैं यहाँ पे निकलवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आप लिख देंगे हेडिंग डाल के भाई, हेडिंग डाल के आप लिख देंगे कि मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव निम्न प्रकार भूमिका निभा रहे हैं। हेडिंग डाल देनी है। पहला हेडिंग डालना है ब्रेड बनाना। देखो ब्रेड किसको नहीं पता, और ये किसको नहीं पता ब्रेड बनता है। तो हम सूक्ष्म जीव, आपको याद थोड़ी करना, सूक्ष्म जीव लिखा हुआ मिलेगा, ये देखो सूक्ष्म जीव लिखा है। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके ही ब्रेड बनाते हैं, सूक्ष्म जीव का उपयोग करके इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, शराब बनाते हैं, ये सबको पता है। ब्रेड किसको नहीं पता, इडली डोसा शराब किसको नहीं पता, सबको पता है। बस आपको लिखना क्या है, हेडिंग डालनी है ब्रेड बनाना। आपको लिख देना है भाई सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम ब्रेड बनाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हम ब्रेड नहीं बना पाते, सिंपल सी बात है। फिर आगे लिख देना है कि ब्रेड जो होते हैं मानव के लिए बहुत लाभदायक है, इससे मानव का क्या होता है, कल्याण होता है। ये लिखा है हमने कल्याण, कहाँ पे गया, कल्याण, कल्याण होता है। इसी तरह से क्या है, इडली लिख देना है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम इडली बनाते हैं, इस तरह से सूक्ष्म जीव नहीं होते तो ये नहीं बन पाता, ऐसा वैसा लिख देना आपको। फिर ऐसी डोसा बनाना है, डोसा बनाना है, ऐसे लिख देना शराब को, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम शराब बनाते हैं, अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हम शराब को नहीं बना पाते। लेकिन शराब मानव के लिए हानिकारक है, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, इस तरह से लिखना है आपको सबको। कौन सी दिक्कत आ रही है, अब आता है जैव का मीन्स जैव, जैव का मीन्स जीव, उर्वरक का मीन्स, अब देखो इसको समझो, देखो उर्वरक का मीन्स होता है खाद जो खेतों में डलता है, जैव का मीन्स जीव, तो ऐसा उर्वरक जो जीवों से बना है, और कौन से जीवों से बना है लिख भी रखा है, देखो सूक्ष्म जीवी का मतलब जीव, इसका मतलब ये किससे बना है, सूक्ष्म जीव से, सूक्ष्म जीव से। तो हमें मतलब साफ पता चल गया, यहाँ पे बात चल रही है भाई जीवों से जो उर्वरक बना है उसकी, बात खत्म। और कैसे जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव याद नहीं भी रहता तो हमें ये तो पता है ना कि ऐसे उर्वरक की बात चल रही है जो जीव से बना है, बात खत्म। अब तो हम लिख ही देंगे, सीधी बात है। पहले हेडिंग डालेंगे जैव उर्वरक, हेडिंग डाली लगाया क्रॉस लिख दिया, क्या जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों से बनता है, ये फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, किसान इसका उपयोग करते हैं। जैव उर्वरक का उपयोग करने से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है, सबको पता है उर्वरक यूज करोगे पैदावार ही बढ़ेगी, सीधी बात है। फसलों की पैदावार बढ़ जाती है और फसलों की मात्रा बहुत अधिक पैदा होती है, जिससे किसान को बहुत लाभ होता है। जैव उर्वरक फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, ऐसा बना बना के लिख देना आपको। कौन सी दिक्कत आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, देखो एक पॉइंट और समझना है कि हम खेती में दो तरह के उर्वरक का यूज करते हैं, एक तो केमिकल उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, वो केमिकल से बने हैं, और एक जैव उर्वरक जो जीवों से बने हैं। जब हम केमिकल उर्वरक डालते हैं तो भाई उस केमिकल का असर हमारे जो उत्पाद होते हैं उनमें भी आता है, उसे हम खाते हैं तो हमें नुकसान पहुंचता है,
पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? अगर हम जैव उर्वरक का उपयोग करेंगे तो रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे, रासायनिक उर्वरक नहीं डालेंगे तो सीधी सी बात है उनमें उनका असर नहीं आएगा, हम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी बात को लिखना है यहाँ पे। फिर आगे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे जब हम फसलों में जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं तो रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरक का उपयोग करने से रासायनिक उर्वरक का प्रभाव हमारे उत्पाद पर आता है, और हमारे उत्पाद पर आने से हम उसे जब खाते हैं हमारे शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ने से हमें रोग बीमारियां होती हैं, हमारे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन जैव उर्वरक का उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैव उर्वरक हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ऐसे बना बना के लिखना है। कौन सी दिक्कत आ रही है? ये सब बातें आपको पता है, सीधी सी बातें समझा रही हूं मैं आपको। तो पॉइंट पकड़ा और कर दिया। आ गया था भाई बायोगैस। बायोगैस है कोई, अगर आपको वायु भी समझ नहीं आता तो गैस तो समझ आता है। गैस उत्पादन का मीन्स पैदा करना, और सूक्ष्म जीव का मीन्स छोटे जीवों से, छोटे जीव। इसका मतलब साफ साफ क्लियर हुआ कि भाई हम छोटे जीवों का उपयोग करके गैस को पैदा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने आंसर बता दिया क्या? कि हम छोटे जीवों का उपयोग करके गैस को पैदा कर रहे हैं। कौन सी गैस? बायोगैस। हेडिंग डालेंगे भाई बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका। हेडिंग डाली, लगाया हमने ये। फिर उसके बाद हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मानव जीवन में इनके अनेक उपयोग होते हैं। मानव के जीवन में ये अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये मानव का कल्याण करते हैं, मानव का ग्रोथ करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम बायोगैस का उत्पादन करते हैं। बायोगैस हमारे लिए, मानव के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बायोगैस का उपयोग करके हम विभिन्न कार्यों को करते हैं। अगर बायोगैस नहीं होती तो हम बहुत सारे अपने कार्य सही से नहीं कर पाते। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव नहीं होते तो हम बायोगैस को उत्पन्न नहीं कर पाते। इसीलिए सूक्ष्म जीव मानव के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह से लिख देना, इसमें कौन सा याद करना है? हो गया। अब आता है वहित। वहित मीन्स बहने वाला, बहने वाला। मल का मीन्स गंदा पानी जो होता है, गंदा पानी। और उपचार का मीन्स, देखो उपचार तो सब जानते हैं, कोई बीमार होता है उसे दवाई नहीं दिलाते, उपचार कहते हैं। लेकिन पानी का उपचार थोड़ी करेंगे हम, पानी को दवाइयां थोड़ी दिलाएंगे हम। उपचार का मीन्स होगा साफ करना। पानी को तो साफ ही कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन ने बता दिया कि भाई बहने वाले गंदे पानी को हमें साफ करना है, ये बता दिया हम। सिंपल, हमें पता चल गया। अगर हमें ये पता चल गया तो अब हम लिख देंगे इसको, अब हमें कोई भी टेंशन नहीं है। क्या पता चला हमें भाई यहाँ से? कि बहने वाले गंदे पानी को हमें साफ करना है। अब हमने हेडिंग डाल दी वहित मल उपचार। हेडिंग डाली और इसमें लिखा। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में नाले होते हैं और नालों में बहुत सारा गंदा पानी होता है कि नहीं होता है? अब आपने देखा होगा उसमें बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, पॉलिथीन्स भी होती है, मीन्स बड़ी बड़ी गंदगियां भी होती हैं, और छोटी छोटी गंदगियां भी होती है उसमें, है दो तरह की गंदगियां होती हैं। तो हम हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या? पहले लिखेंगे हम वहित मल उपचार। हम लिखेंगे भाई महानगरों में, बड़े बड़े नगर जो होते हैं, ये बड़े बड़े लिख देना, आपको महानगर नहीं पता तो। बड़े बड़े नगरों में प्रतिदिन मीन्स रोज बहुत बड़ी मात्रा में बहितमल पैदा होता है। इस बहितमल में अनेक रोगाणु होते हैं जो मानव के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये वातावरण में जाते हैं, ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं। उस प्रदूषण का प्रभाव मानव पर भी पड़ता है। इसीलिए बहितमल का उपचार करना बहुत आवश्यक है। बहितमल का उपचार हम अनेक विधियों से करते हैं। अरे ये तो हमें पता है भाई, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सब पता है हमें। गंदा पानी होता है, उसमें रोगाणु होते हैं, उससे बीमारी होती है, ये तो पता है हमें। वही तो बोल रही हूँ, जनरल लाइफ में है, आपको पता है सबके आंसर। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि निकालने कैसे हैं, और आपको पता नहीं है ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो बता रही हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो। तो ऐसे लिख देंगे उपचार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि हम वहितमल का निम्न प्रकार से उपचार कर सकते हैं। बात खत्म। पहला आइटम डालेंगे आप प्रथम उपचार। प्रथम नहीं जानते तो पहला तो जानते हो, पहला उपचार। तो क्या होगा? वहितमल में बड़े बड़े पत्थर होंगे, पॉलिथीन होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, छोटी छोटी गंदगियां होंगी। पहले क्या करेंगे हम? बड़ी बड़ी गंदगियों को छान के निकाल देंगे। सिंपल सी बात है। फिर छोटी छोटी गंदगियों को
फिर से साफ कर देंगे, तो 2 बार में कर देंगे हम। तो पहले उपचार में क्या करेंगे, समझ के हो गया। हम लिखेंगे कि वहित मल में बड़े बड़े पत्थर, पॉलिथीन, अनेक प्रकार की गंदगियां पाई जाती है, इनको हम छान कर बाहर कर देते हैं। इसी को हम प्रथम उपचार या पहला उपचार कहते हैं। इस तरह से हम वहित मल को साफ करते हैं। ऐसी आपको आगे बना के लिखना है। फिर लिखना है द्वितीय उपचार। द्वितीय समझ नहीं आता, दूसरा तो समझ आता है, दूसरा उपचार, तो दूसरे उपचार में लिख दो। अब आप लिखेंगे कि प्रथम उपचार में हम बड़ी बड़ी गंदगियों को छानकर बाहर निकालते हैं। अब जो गंदगी वहित मल में रह जाती है उसे हम द्वितीय उपचार में साफ करते हैं। पता है तुम्हें, पूरा चैप्टर सूक्ष्म जीव पर है नहीं है, सूक्ष्म जीव का यूज करेंगे हम। करते हैं, ये लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे कि इस गंदगी को साफ करने के लिए हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव वहित मल को साफ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सिंपल सी बातें हैं, ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो भाई। एक छोटे जीव उसको साफ कर रहे हैं तो भूमिका निभा रहे हैं, सी बात है। तो आप खुद भी लिख सकते हो कि सूक्ष्म जीव वहित मल को साफ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग करके हम वहित मल को साफ करते हैं। ऐसे बना बना के आपको लिख देना भाई, काम आपका हो गया। इस तरह से हो गया, और ये मोस्टली पूछा जाता नहीं है। फिर आता है जैविक खेती। जैविक का मीन्स आपको पता चल रहा है, जीव, जीव मतलब जैविक खेती, मतलब जीवों का उपयोग करके जो खेती कर रहे हैं उसे जैविक खेती बोलते हैं। केमिकल नहीं लगाने, यहाँ पे केमिकल नहीं लगाने। आप इसको कॉपी कर देना, यहाँ पे इसको कॉपी कर देना, जैव उर्वरक वाले आंसर को यहाँ पे कॉपी कर देना, बात खत्म। 3 चैप्टर अपने हो चुके हैं। आगे आता है भाई यहाँ पे परितंत्र, खाद्य श्रृंखला। इसका मतलब क्या होता है, देखो खाद्य का मीन्स खाने की, खाना है, खाने की। श्रृंखला का मीन्स लाइन, देखो श्रृंखला का मीन्स होता है लाइन, लाइन का मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्वेश्चन ने बता दिया कि यहाँ पे खाने की लाइन की बात चल रही है, मतलब यहाँ पे लाइन से खाना खाया जा रहा है। पता चल गया, हम आंसर निकाल देंगे। अब देखो कैसे, भी घास होती है, होती कि नहीं होती है, घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश को गीदड़ खा गया, गीदड़ को शेर खा गया। तो क्या है, देखो खाने की श्रृंखला है कि नहीं है, है नहीं है, ऐसी सी बात है। अब हमें पता है खाने की श्रृंखला है, और हमें पता है ये काम पृथ्वी पर होता है अपनी। आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हमारी पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को खाता है। तो इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है। जैसे घास को खरगोश खाता है, खरगोश को गीदड़ खाता है, गीदड़ को शेर खाता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला चलती है। पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला का होना बहुत जरूरी है, ये तुम्हें पता है। ऐसी श्रृंखला नहीं चलेगी, ऐसी श्रृंखला नहीं चलेगी तो या तो खरगोश भूखा मर जाएगा, गीदड़ या शेर। तो जरूरी है, तो हम लिखेंगे कि पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला का होना बहुत आवश्यक है। अगर खाद्य श्रृंखला नहीं होगी तो जीव भूखे मर जाएंगे और पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे तो खत्म ही हो जाएंगे। अरे सब शेर मर गए, पृथ्वी से खत्म हो गए, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए पृथ्वी पर खाद्य श्रृंखला का होना आवश्यक है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला से ही जीव भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे शाकाहारी मांसाहारी सबको पता है, जैसे शाकाहारी घास को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाकर भोजन प्राप्त करते हैं, या मांसाहारी मांस को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमारी खाद्य श्रृंखला चलती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही एक जीव को दूसरे जीव से ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करके वो अपने कार्य को संपन्न करता है। ऐसे बना के लिखना है भाई। कहाँ की दिक्कत आ रही है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं, ये बात हमें पता है, ये बात बिल्कुल पता है हमें। मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको कैसे लिखना है, आपको पता नहीं है, आपको पता है, ऐसी बात है। खाद्य श्रृंखला नहीं होगी तो ऊर्जा कैसे मिल जाएगी भाई, जब ये इसको खाएगा ही नहीं तो ऊर्जा आएगी कहाँ से। वही बातें लिखनी है जो आपको पता है। अब आते हैं परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, बिल्कुल सेम है। ऊर्जा का मीन्स ऊर्जा, प्रवाह का मीन्स होता है बहना, बहना। तो ऊर्जा बह रही है, देखो ऊर्जा बह रही है, पहले घास में थी, बहकर खरगोश में पहुंची, इसने इसे खाया, बहकर इसमें पहुंची, बहकर इसमें पहुंची। तो उसने पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र। पहले आप पारिस्थितिकी तंत्र को समझ लो। सिंपल में अगर बोले, सिंपल में अगर बोले, सिंपल आपके लिए, सिंपल में अगर बोले अपने चारों तरफ जो भी है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। आप तो टेंशन ही खत्म कर दो, अपने चारों तरफ जो भी है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। बात खत्म, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बात खत्म। अब देखो ऊर्जा प्रवाह,
तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई, आप लिखेंगे कि हमारे पृथ्वी पर हर जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर जीव एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, इससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से एक जीव से ऊर्जा दूसरे जीव में जाती है, दूसरे जीव से ऊर्जा तीसरे जीव में जाती है। शाकाहारी घास को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है, मांसाहारी शाकाहारी को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तरह से हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है, इसे ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। अगर ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से बना बना के लिखते ना, ऐसी बात है। ऊर्जा की बात किसको नहीं पता, बिल्कुल सेम यही वाली बात यहाँ पे। फिर आता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताने हैं आपको। अब देखो, मैंने बोला पारिस्थितिकी तंत्र, अपने चारों तरफ जो भी है सबको पारिस्थितिकी तंत्र मान लो। अब अपने चारों तरफ देखो क्या है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। सजीव निर्जीव कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सजीव भी है और निर्जीव भी है। तो हम क्या लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो हम लिखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक। ये दोनों घटक मिलकर, जब दो घटक है तो दोनों घटक मिलकर तो बना रहे होंगे ना, ये तो सिंपल पता है आपको। तो दोनों घटक मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर इसमें से एक भी घटक नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं होगा। सीधी बात है, दोनों में से एक भी घटक निर्माण थोड़ी हो जाएगा, निर्माण नहीं होगा। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सजीव घटक निर्जीव घटक दोनों बहुत ही आवश्यक है। ये दोनों मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं। इस तरह से बना बना के लिख देना आपको भाई, कहाँ की दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये लिख दिया, बात खत्म। आगे हमने हेडिंग डाली पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, ठीक है। फिर आपको लिख देना है एक हेडिंग में सजीव घटक, लिख देना है पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं वो सजीव घटक बनाते हैं। ये सजीव पारिस्थितिकी तंत्र पर रहकर पारिस्थितिकी तंत्र के सजीव घटक बनाते हैं। इसमें बहुत से सजीव पाए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, ये सब पारिस्थितिकी के सजीव घटक में आते हैं। इस तरह से आपको बना के लिख देना भाई, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर आता है हेडिंग डालनी है आपको निर्जीव घटक, लिख देना है पारिस्थितिकी तंत्र में निर्जीव घटक भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें देखो जल, मैंने बोला अपने चारों तरफ जो भी है वो पारिस्थितिकी है, तो अपने चारों तरफ जल भी है, अपने चारों तरफ सौर ऊर्जा भी है, सूरज की ऊर्जा भी है, अपने चारों तरफ जल भी है, अपने चारों तरफ मिट्टी भी तो है, मृदा भी तो है कि नहीं है, सब है अपने पास, है कि नहीं है। तो इन्हीं को लिखना है, जो भी निर्जीव अपने पास पाए जा रहे हैं, तो क्या ये लिखना है। तो ऐसे बोला मैंने, ऐसे लिख दिया। आगे लिखना है कि निर्जीव घटक में सौर ऊर्जा, जल, मृदा आदि और लगा देना, आदि का मतलब और भी है, आदि आते हैं। ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीव अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही बना के लिख देना, ऐसी सौर ऊर्जा को लिख देना भाई, ये बहुत आवश्यक है, ये चाहिए ऐसा, और मृदा बहुत आवश्यक है, ऐसा लिख देना। ये भी क्वेश्चन हो गया, कौन सी दिक्कत आ रही है। फिर पूछा हमने पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखो जल को सब जानते हैं, जल और थल, स्थल मतलब जितना भी मिट्टी वाला पोर्शन है, अपना मिट्टी का जो भाग बना हुआ है पृथ्वी पर, वो क्या है, स्थल, ठीक है। तो ये हो गया स्थल और ये हो गया जल। जल पे लगा दो जलीय और स्थल पे लगा दो स्थलीय। तो आप लिख देंगे भाई कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के पाए जाते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर उसने पूछा है एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। देखो ये निर्जीव और सजीव, ये वाले घटक यहाँ पे ऐड कर देंगे, सिंपल, बात खत्म। फिर आता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है कि पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए, जैव मात्रा, जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या करनी। तो आप लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे, देखो आप लिख देंगे कि जैव मात्रा, जैव भार और जीव संख्या को लेकर जो पिरामिड बनाए जाते हैं उसको हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। आप तो इसी से निकाल देंगे आंसर, पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं, ठीक है। फिर लिख देना आपको जैव मात्रा या जैव भार पिरामिड, हेडिंग डाल देनी है। आपको लिख देना है इसमें हम जीवों को उनके भार के अनुसार रखते हैं, इनके भार के अनुसार रखने से जो पिरामिड पाया जाता है उसे हम जैव भार पिरामिड कहते हैं।
ऐसे करके आपको बना के लिख देना है, ऐसी बात है, ऐसी संख्या पे लिख देना है कि भाई जब जीवों को हम उनकी संख्या के आधार पर रखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम संख्या पिरामिड बोलते हैं। इसी तरह से आपको आगे बना के लिख देना है, सिंपल होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी चैप्टर समाप्त। आगे आता है हमारे चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है भाई कि जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। जैव का मीन्स क्या होता है, जैव का मीन्स होता है जीव, और विविधता का मीन्स होता है बहुत प्रकार के। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे कि जीव बहुत प्रकार के हैं। तो ये तो नॉर्मल हमें पता भी है कि पृथ्वी पर देखो कितने प्रकार के जीव है कि नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक है कि नहीं है। तो बहुत से प्रकार के जीव हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। हमने क्वेश्चन से आंसर निकाल लिया, जीव बहुत प्रकार के। तो हम लिख देंगे जैव विविधता हेडिंग डाल के, क्या लिखेंगे, हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या विभिन्न लिख देंगे, जिसको पता है, विभिन्न नहीं पता सिंपल में लिख दो बहुत प्रकार के। तो हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसको हम जैव विविधता कहते हैं। यहाँ पे शाखा, फिर तो आपको लाइन बनानी है, यहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अनेक प्रकार के यहाँ पे जीव पाए जाते हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। फिर आप बना के लिख देंगे कि भाई हमारी पृथ्वी पर जैव विविधता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैव विविधता नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव नहीं पाए जाएंगे, और अनेक प्रकार के जीव नहीं पाए जाएंगे तो हमारी पृथ्वी का सिस्टम अच्छे से नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितने तरह के जीव ज्यादा होंगे पृथ्वी का सिस्टम इतना ही अच्छा हमारा चलेगा। ऐसे लिखना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड करता है, इसीलिए उनका सिस्टम ज्यादा जीव होने पर अच्छा चल पाता है। ऐसे बना के आपको आगे लिखना है। फिर आता है इनके संरक्षण। संरक्षण का मीन्स देखो, यहां से रक्षा उठा लो, रक्षा, और किसकी बात चल रही है, जीव, तो जीवों की रक्षा की बात चल रही है। अब कुछ सोचो, जीवों की रक्षा करना जरूरी है ना, वन विभाग वाले रक्षा क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं, वरना खत्म हो जाएंगे जीव। तो देखो क्या होगा, जीव संरक्षण की 2 विधियां लिखनी है, तो आप लिख देंगे हेडिंग डाल के, यहाँ पे भाई संरक्षण की 2 विधियां, हेडिंग डाली, पहला रखा स्व स्थानीय संरक्षण। देखो स्व का मतलब स्वयं के, खुद के, स्थानीय का मतलब स्थान पर, संरक्षण का मीन सुरक्षा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, यहीं पे मुझे सुरक्षा दी जाए तो ये होगी स्व स्थानीय, मेरे खुद के स्थान पर सुरक्षा मिल रही है मुझे। बाह्य स्थानीय, बाह्य का मतलब बाहर, स्थानीय का मतलब स्थान पर, संरक्षण का मीन सुरक्षा। अगर मुझे बाहर ले जाकर मुझे सुरक्षा दी जाए तो वही बाह्य स्थानीय संरक्षण। समझ आया। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे स्व स्थानीय संरक्षण में क्या लिखोगे, आप लिखोगे भाई कि जब जीव को उसी के स्थान पर संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, तो उसे स्व स्थानीय संरक्षण कहते हैं। आगे तो बना के लिखना है, जीवों को स्व स्थानीय संरक्षण देना बहुत आवश्यक है। अगर हम जीवों को स्व स्थानीय संरक्षण नहीं देंगे तो जीव पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी से जीव समाप्त होने पर उनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी, और प्रजातियां समाप्त होने से हमारी पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से बना के लिख देना आपको, सिंपल। ऐसे लिख देंगे वायु स्थानीय संरक्षण में भी बस क्या कर देंगे, हम लिख देंगे भाई जब हम जीव को उसके स्थान से ले जाकर कहीं बाहर सुरक्षा देते हैं, इसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जीवों का बाह्य स्थानीय संरक्षण बहुत जरूरी है, वही फिर अपनी लैंग्वेज में आ जाओ, जीवों का बाह्य स्थानीय संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर हम जीवों को संरक्षण नहीं देंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, तो जीव हमारी पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे, जीवों की जान जा सकती है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है जीवों को बचाना, जीवों को संरक्षण देना। हम जीवों को बाह्य स्थानीय संरक्षण देते हैं, जिससे हम उनको बचाते हैं, और इस तरह से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव बने रहते हैं। अगर हम बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं देंगे तो जीव खत्म हो जाएंगे, और जीव खत्म होने से हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। फिर तो अपनी वाली एक्शन में आ जाओ और भाई एक्शन के साथ लिखते चले जाओ, बात खत्म। फिर देखो यहाँ पे आंसर निकालना भाई, रेड का मीन्स खतरा होता है, खतरा क्या होता है, खतरा। डाटा मीन्स सब जानते हैं, डाटा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं। बुक का मीन्स नहीं पता आपको, कौन ऐसा है बुक का मीन्स नहीं पता, इसका मतलब रेड का मीन्स खतरा, और बुक का मीन्स बुक, इसका मतलब इस बुक में कुछ खतरे वाली चीज रखी हुई है, लिखी हुई है, बुक में लिखा होता है, सीधी बात है। तो ये बुक ऐसी है जिसमें कोई खतरे की चीज लिखी हुई है। अब हम देखो रेड डाटा बुक का मतलब क्या होता है, कुछ जातियां हमारी पृथ्वी पर खतरे में है, जैसे देखो डायनासोर खत्म हो गए ना, क्यों खत्म हो गए,
क्योंकि वो खतरे में आ गए और वो खत्म हो गए। तो इसी तरह से हमारी जो रेड डाटा बुक होती है, इसमें खतरे में जो जातियां हैं पृथ्वी पर वो रखी जाती हैं। रखी जाती हैं कौन सी जातियां? जो खतरे में है। आंसर निकल गया क्या कि भाई रेड डाटा बुक ऐसी डाटा बुक है जिसमें हम उन जातियों को रखते हैं जो खतरे में होती है। सिंपल, इससे पता चल रहा है। इसकी उपयोगिता बताइए। अब देखो, आ जाओ अपने वाले स्टाइल पे। अब एक बात बताओ कि भाई ये बुक है और इसमें हमें पता चला कि भाई ये जातियां खतरे में हैं, तो क्या करोगे तुम उन्हें बचाओगे ना? बचाओगे, सिंपल सी बात है। फिर आगे लिखेंगे इसकी उपयोगिता। हम क्या लिखेंगे कि रेड डाटा बुक से हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर कौन कौन सी जातियां खतरे में है। जब हमें पता चलता है कि भाई पृथ्वी में कौन कौन सी जातियां खतरे में है, तो हम उन्हें संरक्षण देते हैं। कौन सा? बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। इन संरक्षण की सहायता से हम उन खतरे वाली जातियों को बचाते हैं, जिससे वो हमारी पृथ्वी पर बनी रहे और खत्म ना हो। जातियां अगर खत्म हो गई तो हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे ऐसे से बना बना के लिख देंगे। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको बचाएं। तो रेड डाटा बुक हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये बताती है कि कौन सी जाति खतरे में है, कौन सी जाति खतरे में नहीं है। जब हमें पता चलता है कि कौन सी जाति खतरे में है, तो हम उनको सुरक्षा देते हैं। फिर आगे ऐसे लिखते जाओगे, नो टेंशन। क्वेश्चन छुपा है इसमें। देखो, संकट मीन संकट, ग्रस्त मीन्स घिरी हुई। आपको पता है ग्रस्त, संकट ग्रस्त, प्रजातियां। आंसर निकल गया इसी से। संकट में जो जातियां प्रजातियां घिरी हैं, मतलब संकट से जो जातियां प्रजातियां घिरी हैं, उन्हें कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई ऐसी प्रजातियां जो संकट में घिरी है, उसे संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ये पृथ्वी पर बहुत ज्यादा संकट में है। संकट में होने के कारण कुछ समय के बाद ये पृथ्वी से खत्म हो सकती है। तो इन संकटग्रस्त प्रजातियों को हम सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने के कई प्रकार हमारे पास होते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, अगर स्वस्थानीय संरक्षण बाह्य स्थानीय संरक्षण नहीं याद आए तो संरक्षण तो याद आ सकता है, तो बात खत्म। तो हम इन्हें कई प्रकार से सुरक्षा संरक्षण दे सकते हैं। इस संरक्षण की सहायता से हम इन जातियों को बचाते हैं, क्योंकि हर एक जाति पृथ्वी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर संकटग्रस्त जातियां पृथ्वी से खत्म हो गई तो पृथ्वी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इस लॉस से सभी जीवों को लॉस होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी जातियां अधिक होती है इतना ही लाभदायक होता है। ऐसे लिखना है। लो खत्म, बात खत्म। वन्य जीव, बहुत बढ़िया। वन्य का मीन्स वन और जीव का मीन्स जीव। पता चल गया हमें, वन वाले जीव की बात चल रही है। अब हमने जानी है इसका आंसर कैसे निकालना है, सीधी सी बात है। फिर तो अपने निकाल ही देते हैं, बस हमें तो पता चल जाए कि ये बोल क्या रहा है। वही तो सिखा रही हूँ मैं आपको, बस पता चल रहा बोल के रहा है, फिर तो बना बना के लिख देंगे हम। वन्य मीन्स वन, जीव मीन्स जीव। ऐसे करना पेपर में आपको, वन्य मीन्स वन, जीव मीन्स जीव। अच्छा, ये वन वाले जीव की बात चल रही है, फिर तो हम स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या ऐसे जीव उसने बोला है यहाँ पे, क्या वन्य जीव की परिभाषा। तो आप क्या लिखेंगे? पता चल गया अपनों को। अब हम लिखेंगे, देखो ऐसे जीव जो वन में पाए जाते हैं उनको वन्य जीव कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे वन हैं और इन वनों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और इन जीवों का होना हमारी पृथ्वी पर बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितने ज्यादा जीव होते हैं इतना ही हमारी पृथ्वी पर लाभदायक होता है। सिंपल सी बात है, ऐसे बना बना के लिख देंगे। फिर आता है संरक्षण की दो प्रमुख विधियां, तो मैं बता चुका हूँ, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। अब भाई हमें तो बस ये पता चल जाए जैव विविधता, हमें पता चल गया। अच्छा जी, जीव और विविधता का मतलब बहुत सारी प्रकार की, बस बात खत्म। हमें तो इतना पता है, जैव का मीन्स जीव और विविधता का मीन्स बहुत सारे प्रकार की। तो हमें पता चल गया क्या, बहुत सारे प्रकार के जीव। अब हम लिख देंगे, हमने लिखा भी तो था, देखो जैव विविधता। फिर वही स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता का होना हमारी पृथ्वी पर बहुत जरूरी है, क्योंकि जैव विविधता नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जीव जितने ज्यादा होते हैं इतना ही बेनिफिट होता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो इसी को यहाँ पे कॉपी कर देना है। तो देखो यहाँ पे हम
यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से सभी के आंसर निकाल सकते हैं। तो बताओ दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। मैंने 4 चैप्टर समाप्त कर दिए। क्या किया यहाँ पे? सभी के आंसर हमने इससे निकाले हैं, क्वेश्चन से निकाले। तो ऐसे आप सभी के आंसर निकाल सकते हैं, पूरी बायोलॉजी के आंसर भी आप निकाल सकते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको 4 चैप्टर को कराया है। इसके बाद इन चैप्टर में मैं 3 से 4 चैप्टर और ऐड कर दूंगा। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, इनके आंसर खुद से ऐसे निकालो जैसे मैंने निकाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। 4 चैप्टर मैंने कराए हैं, अच्छे मार्क आप लेकर आएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर और यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। कहने का मीन्स ये है कि भाई यहाँ पे 4 3 7 8 चैप्टर के आंसर मैं ऐसे ही निकलवाने वाला हूँ। और आप अगर 8 चैप्टर के आंसर निकलवा के जाओगे तो सीधी सी बात है 80% के प्लस आप लेके चले जाओगे। और लिखना भी आपको ऐसे ही, याद कुछ नहीं करना है, बस मेरे पॉइंट जो मैंने समझाए हैं वो करने हैं और बात खत्म। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, टॉप करें बिना पढ़े भी। अब आप इनको अच्छे से करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, आप उसको देखें, पहले इसको तैयार करें। एक साथ भी मैं डाल सकता था लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला कि कुछ बच्चों पे ओवरलोड हो जाता है। अगर आप इतने ही कर पाए तो आप इतने ही कर लें। अगर आपके ये हो जाए, इंटरेस्ट आ रहा है कि भाई 2-4 चैप्टर और करा दो हमें, तो हम तो ऐसे पूरी बुक कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भाई इसमें 3 चैप्टर और ऐड करके आपको देने वाला हूँ, 3-4 चैप्टर। तो आपके 7-8 चैप्टर हो जाएंगे और 80 प्लस मार्क आप लेके आएंगे। करना ही क्या है, 2-2 3-3 पॉइंट आपको देखने, चैप्टर खत्म। तो अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।